अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा, Yes, sir. अजवा मन्नान, अलीजा, Present, sir. हमाइम, हमाइम अबूजर, अंसा, अंसा याकूब, अंजा जावेद, Present, sir. अक्सा, जी सर. बरीरा, Present, sir. फिजा, फिजा बीबी, Present, sir. हादिया जैनब, हादिया जैनब, जवेरिया, Present, sir. खदीजा, Present, sir. किंजा, Yes, sir. कनीज, Present, sir. मरियम, मरियम महमूद, मारवा आबिद, Present, sir. मरियम बीबी, Present, sir. मिनाल फातिमा, Present, sir. मोहसिन फारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, यस सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान तैयब, मुज़य्यन, Present, sir. नदीम, प्रेजेंट सर। निमरा खलील, Present, sir. निमरा सदीक, निमरा सदीक, नूर, Present, sir. उसामा, प्रेजेंट सर। रमला, रिदा, Present, sir. रुमैसा, Present, sir. सबा, Present, sir. समीउल्लाह, यस सर। सना असगर, Present, sir. सोहा, Present, sir. सैयद ओन रजा, प्रेजेंट सर। तस्कीन, तस्कीन ऐमन, जैनब। Present, sir. जी वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान,
हमाइम, हंसा याकूब, हादिया जैनब, Present, sir. मरियम महमूद, Sir, Mariam present. Present, sir. ये मरियम कौन सी है? मरियम महमूद है या मरियम बीबी है? सर मरियम महमूद। ओके ठीक है। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद रिजवान, Present, sir. मोहम्मद उस्मान, Present, sir. निमरा सदीक, तस्कीन, Present, sir. इसके अलावा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जो यहाँ पर मौजूद हो और एब्सेंट उसकी लगी हो? जी अंजा जावेद, अंजा जावेद, जी सर। अंजा लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? जी जी निमरा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? हादिया जैनब, हादिया जैनब, खदीजा हाफिज, यस सर। लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? सर हमने एनर्जी एंड एंथैल्पी स्टडी किया था। ठीक। और उसमें क्या स्टडी किया था? एनर्जी, सर के जब वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तब वर्क जीरो हो जाता है और टोटल जो हमारे इंटरनल एनर्जी चेंज होता है ना, वो हीट में कन्वर्ट होता है। और जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है ना, वो कॉज होता है वॉल्यूम में चेंज। वॉल्यूम और वॉल्यूम चेंज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। और कांस्टेंट प्रेशर ना एंथैल्पी चेंज के भी इक्वल होता है। ये भरा था सर। उसके बाद नेक्स्ट कनीज फातिमा, कनीज फातिमा। यस सर। ये लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पहले तो न्यूमेरिकल किए थे, उसके बाद हमने एंथैल्पी और हीट के बारे में पढ़ा था, एनर्जी के बारे में। लास्ट टाइम जो है हमने वर्क डन या बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम के जो न्यूमेरिकल हैं, मैथमेटिकली प्रूफ और उसके साइन वगैरह हमने किया था लास्ट टाइम। यस इसके सर। साथ जो हमने किया था वो किया था कि किस जो इंथैल्पी चेंज है इसका इंटरनल एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है। और जिस वक्त हम
को कांस्टेंट रखते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज और इंथैल्पी में चेंज क्या, यानी कि जो भी चेंज हासिल होता है वो किसके इक्वल होता है, तो उसकी वजह से वर्क भी होता है या नहीं होता है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही चेंज होती है या फिर हीट ही चेंज होती है। जब यानी हम कि सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर में हमारे पास जो होता है इंथैल्पी चेंज वो हीट के इक्वल होता है और इसमें वर्क डन भी हो रहा होता है क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, ठीक है। हमने सर आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। थर्मोडायनामिक स्टडी किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक डेल्टा ई, हम उसी इक्वेशन को एक मिनट सर आवाज नहीं आ रही। ये जिनका इंटरनेट का इश्यू होता है उसके लिए ये आवाज जो है वो रुक रुक कर आती है। जहाँ पर इंटरनेट का किसी का इश्यू नहीं होता तो वहां पर आवाज जो है वो क्लियर है। सर आपकी कट रही है, सर हमारा सही है। हमारा ठीक है, आपका खराब। आपकी नहीं आ रही सर। अभी कट रही है आवाज। सर मैंने आपकी इंटरनेट भी अपना चेंज किया, चेक करने के लिए आपका इशू आ रहा है सर। इंटरनेट का क्या आ रहा है? सर मैंने चेंज किया है, अपना मोबाइल डेटा ऑन किया, वाईफाई बंद करके, फिर भी आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। सर आपकी तरफ इशू है, हमारी तरफ नहीं है, ठीक है हमारी तरफ नेट। नो सर अभी भी नहीं आ रही। सर अब पहले से ज्यादा खराब हो गई है। जी अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर अब ठीक है, क्लियर है। ओके। यस सर अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो ये था कि फिर से गई। थर्मोडायनामिक फिर से गई। में सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सर फिर से खराब हो गया।
सर लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो ये था कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में सर आवाज तो आ नहीं रही। हीट जो है वो सर मीटिंग कैंसिल करके दोबारा रीजॉइन करें फिर शायद सही हो जाएगा। जूम का इशू हो तो ऐसा होता है, सबके इंटरनेट का इशू है, बाद में भी ऐसे ही रहेगा। ये फिर ठीक है। इसके साथ हमने पढ़ा था कि जिस वक्त इंथाल्पी चेंज यानी कि जिस वक्त आप लोगों को इंथाल्पी पर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, और उस कंडीशन में अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस वक्त हमने देखा था कि इंथाल्पी चेंज जो है वो हीट के इक्वल होती है। और अगर आप लोग प्रेशर को अगर आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में इंथाल्पी चेंज जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल थी। और अगर आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में चेंज इन इंथाल्पी जो है वो हीट के इक्वल थी। इसके साथ आप लोगों ने ये भी स्टडी किया था लास्ट टाइम कि जिस वक्त बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उस कंडीशन में इंथाल्पी की एनर्जी जो चेंज इन इंथाल्पी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उस कंडीशन में चेंज इन इंथाल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। इसके साथ आप लोगों ने ये देखा था कि अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 हो यानी कि माइनस में हो तो उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो आप लोगों का इसके साथ हमने ये भी इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं नो पढ़ा सर, था वो सर ये पढ़ा पढ़ा था, ये नहीं चलें। पढ़ा। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, सॉलिड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं जो रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल को मेल्ट करने के लिए, यानी कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सर ठीक से आवाज नहीं आ रही, समझ भी नहीं पता नहीं क्यों। सर लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू सर नहीं आवाज आ रही है आपकी। सर रिपीट कीजिएगा, आवाज पीछे सर ये रिपीट कर दें, तब आवाज खराब होगी।
फेज से वेपर फेज में सर, आपकी कन्वर्ट आवाज करने नहीं के आ लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उस, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों सर ये आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे लगता है सर की हमारी आवाज सर तक नहीं पहुंच रही, जा ही नहीं रही हमारी आवाज। हाँ वो सर का इंटरनेट होती इशू है है ना, उसको तो हम हमारी कहते आवाज हैं लेट जाएगी सर को। हाँ वही ना। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी सर सॉलिड स्टार्टिंग से मटेरियल को बताएं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने वो के तो लिए मुझे सुना उसको ही नहीं हम है। स्टार्टिंग से ही बता रहा ओके हूँ कि जो मैं अब शुरू कर रहा हूँ वो स्टार्ट ही है। ठीक ओके है, ओके ओके। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है सॉलिड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें सॉलिड मॉलिक्यूल को डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होती है क्योंकि इसमें एक फेज से डायरेक्ट थर्ड फेज में मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं। और सबसे कम एनर्जी जो है हमें सॉलिड मॉलिक्यूल को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होती है। और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है उसका और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का अगर दोनों को सम करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हासिल होती है। इसका मतलब है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की जो एनर्जी है वो इक्वल होगी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में डायरेक्ट ही सॉलिड मॉलिक्यूल को वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एनर्जी जो है वो डबल चाहिए होती है एज कंपेयर टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को सम करते हैं तो उसका सम हमारे पास इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के इक्वल हासिल होगा, जिस तरह आप लोगों को इस पिक्चर से नजर आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की एनर्जी है। और यहाँ इस एनर्जी लेवल से लेकर इस एनर्जी लेवल तक जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको हम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और रेड कलर में जो एरो है यहाँ से लेकर एनर्जी लेवल से लेकर इसका सर मतलब आपकी है इक्वल है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये चीज क्लियर हो गई है? सर थोड़ा रिपीट कर दें, आवाज चली जाती है आपके दरमियान में।
तो ये वीडियो जो है जितनी भी आप लोगों की लेक्चर की हुई हैं वो मैंने LMS पे अपलोड कर दी हैं, और वहाँ से आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो कि जितने भी आप लोगों को लेक्चर हुए हैं ऑनलाइन उनके तमाम की वीडियो जो है वो मैंने LMS पे अपलोड कर दी है। अगर उसमें कोई भी इशू आता है तो उसको आप लोग दोबारा से सुन सकते हो। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि जो भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं होता है। और ये लेक्चर जो है ये भी मैंने साथ में ही अपलोड कर देना है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट वहाँ से सुन सकते हो, और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैंने इसमें अभी तक सिर्फ ये बताया है कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की। जो एनर्जी किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल को, सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है सॉलिड मटेरियल को डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है वो इक्वल होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के। ये चीज क्लियर हो गई है? यस सर। इसके बाद है कि आप लोगों के पास कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं एंडोथर्मिक जिनके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ ऐसे रिएक्शन होती है जिनके दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। अगर आप लोगों के पास एल्यूमिनियम का फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो जिसके नतीजे में आप लोगों के पास Fe यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिंथेसाइज होता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो एनर्जी है वो 852 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप लोग इसी स्पीशी का रिवर्स रिएक्शन करवाते हो, यानी कि जिसमें आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में यही एनर्जी आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों के पास इस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। सर जी आपकी आवाज नहीं। सर आपकी ऑडियो चली गई है। लोगों को यही एनर्जी दोबारा से सप्लाई कंडीशन में यही रिएक्शन। सर स्टार्टिंग से बताएं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आवाज आ रही है? यस सर अभी आई है, यस स्टार्टिंग सर। से बताएं। उस वक्त मैंने माइक चेंज किया सर। ओके सर। ठीक है सर। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जिस वक्त आप लोग कोई भी रिएक्शन करवाते हो तो एक कंडीशन में, जिस तरह ये आपके पास एग्जांपल है जिसमें आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो इसका एल्यूमिनियम का आयरन ऑक्साइड के साथ, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिंथेसाइज होता है। और इस रिएक्शन के दौरान आप लोगों के पास 852 किलो जॉल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है।
अगर आप लोग ये चाहते हो कि हम आयरन को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं और उसके रिजल्ट में हम एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड जो है वो सिंथेसाइज करें, तो इसके लिए आप लोगों को यही एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। और जिस वक्त आप लोग इस एनर्जी को प्रोवाइड करोगे तो उसी कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी किसी भी रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान, उतनी ही एनर्जी हमें अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, उसी एनर्जी को हम प्रोडक्ट में प्रोवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये स्टेप रिवर्स रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन रिवर्स के केस में यही एनर्जी प्रोडक्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में वही एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, और उस कंडीशन में ये जो एक्सोथर्मिक था रिएक्टेंट, जिस वक्त आप लोगों के पास एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड थे तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करके ये बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। जो एनर्जी रिलीज हुई थी वही एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त ये रिएक्शन हो रहा था उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी, और अगर आप लोग इन दोनों को कंबाइन करते हो तो उसका रिजल्ट में आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बनता है, और उस कंडीशन में आप लोग यही एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हो, और जिस वक्त प्रोवाइड करते हो उस कंडीशन में ही रिएक्शन होगा। इसका मतलब है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट होगा, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वही एनर्जी जो है प्रोवाइड करना पड़ेगी। रिएक्शन जो है उसी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और उस कंडीशन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। इस चीज के समझ आ गई है? यस सर। सपोज जिस तरह मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह अंजा जो है अंजा जो है वो 50 रुपीज़ अजवा को देती है। अजवा जो है वो 50 रुपीज़ लेने के बाद जो है अजवा के पास 50 रुपीज़ हासिल हुए हैं और अंजा के पास है 50 रुपीज़ जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। इसके बाद ये उधार पैसे लिए हैं, अंजा से अजवा ने उधार पैसे लिए हैं, उसके बाद अजवा ने रिटर्न भी करने हैं, और जिस वक्त रिटर्न करेगी तो उस कंडीशन में अजवा यानी कि उधार जितने पैसे लिए थे उतने ही पैसे इसने वापस भी करने हैं। वापस करने के बाद इनके जो उधार का सिस्टम है कि अंजा के पहले पैसे जो अजवा के पास थे, और जिस वक्त अजवा रिटर्न कर देगी तो उस कंडीशन में अजवा के पास कोई रुपया पैसा जो है वो अंजा का नहीं होगा, क्योंकि अजवा जो है वो रिटर्न कर देती है। यहाँ पर इसी तरह रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी, अगर आप लोग उसी प्रोडक्ट को रिवर्स केस में देते हो, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में उतनी ही एनर्जी हमें दोबारा से प्रोवाइड करना पड़ेगी, और जिस वक्त उस एनर्जी को हम प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और उसी कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाएगा। अगर आप लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। जिस तरह अगर अजवा जो है 50 रुपए में से 20 या 30 रुपीज़ जो है अंजा को रिटर्न करती है, लेकिन बाकी अमाउंट इसके पास बाकी बच जाती है, तो फिर भी अजवा जो है वो यानी कि अंजा के फिर भी अजवा के पास पैसे होंगे, और अंजा जो है वो अजवा से अपने पैसे रिटर्न में मांग सकती है।
जिस तरह आप लोग कहते हैं ना, किसी के पास अगर पैसे रह जाते हैं तो बाद में लोग जो है उसको ताने भी देना शुरू हो जाते हैं कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए, आपने मुझे ये नहीं किया, मेरे पैसे थे, मैंने आपको उधार दिए थे, आपने नहीं दिए, जिस तरह बेइज्जती करते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है वो रिएक्शन उस वक़्त तक नहीं होता जिस वक़्त तक आप लोग कंप्लीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। अगर आप लोग इसमें से 852 में से कम एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है यानी कि आयरन जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर आप लोग 852 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करोगे या इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी आयरन जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। अगर आप लोग इस एनर्जी से कम एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोग इंथाल्पी को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो और इंटरनल एनर्जी को किस तरह कैलकुलेट करते हो। और इसकी कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के पास बेसिकली जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलोरीमीट्री है, जिसके ज़रिए आप लोग इंथाल्पी चेंज को कैलकुलेट करते हो। जी मरियम, मरियम कुछ पूछना है आपने? नहीं सर, वो गलती से हो गया था। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला जो है इंथाल्पी चेंज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि रिएक्शन के दौरान कितनी इंथाल्पी चेंज या हीट जो है वो चेंज हुई है, और इसके ज़रिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो कैलोरीमीट्री है। ये कैलोरीमीट्री जो है बेसिकली डिपेंड यानी कि इसके जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं या जिनके ज़रिए ये मेजरमेंट की जाती है, एक आप इसमें जो है वो थर्मामीटर होता है, एक स्टीरर होता है, ये आप लोगों के पास क्रूसिबल एंड कवर होता है, यानी कि पूरा ये सेट होता है। और इस कंडीशन में आप लोग किसी भी रिएक्शन को करवाते हो दरमियान में, यानी कि इसके अंदर फिल करके रिएक्शन को करवाते हो, इसके साथ आप लोगों के पास थर्मामीटर अटैच होता है और इसके अंदर ही आप लोगों ने स्टीरर को डिप किया होता है। अब स्टीरर का इसमें डालने का बेसिक पर्पज़ क्या है? स्टीरर का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप लोग जिस वक्त इसको स्टीयरिंग करोगे तो उस कंडीशन में हर साइड पर रिएक्शन की जो यानी कि कंसंट्रेशन है वो एक जैसी होगी और टेम्परेचर जो है वो भी सॉल्यूशन का एक जैसा होगा। अदरवाइज जहाँ पर रिएक्शन होता है सिर्फ वहीं पर हीटिंग ज़्यादा होगी, दूसरी साइड पर हीटिंग कम होगी। इसको हम एक जैसा टेम्परेचर हासिल करने के लिए स्टीरर यूज़ करते हैं। स्टीरर जो है इसको रोटेट करता है, इस सॉल्यूशन को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। जिस तरह आप लोग हैंड से टाइट्रेटिंग फ्लास्क को शेक करते हो ना, इसी तरह यहाँ पर स्टीरर जो है इस सॉल्यूशन को कंप्लीटली होमोजेनाइज करता है। इस तरह करता है कि हर जगह पर टेम्परेचर एक जैसा हो ताकि हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग हासिल हो सके। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं और इस थर्मामीटर के ज़रिए हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हासिल होता है, यानी कि पहला वाला टेम्परेचर जिस वक्त रिएक्शन नहीं हुआ है और जिस वक्त रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर आपके पास फाइनल टेम्परेचर होगा। और उस डेल्टा टी यानी कि डिफरेंस इन टेम्परेचर के बेस पर आप लोग इंथाल्पी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। जिस वक्त आप लोगों ने फिज़िकल 1 का कोर्स पढ़ना है, फिज़िकल 1 की एक लैब है, जिस तरह PC2 की लैब है इसी तरह फिज़िकल 1 की भी लैब है, और उसमें ये एक्सपेरिमेंट गिवन है जिसमें आप लोगों के पास एक एक्सपेरिमेंट में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक में आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप लोगों को एथानॉल के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप लोग एथानॉल के अंदर वाटर ऐड करते हो, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। और जिस वक्त टेम्परेचर राइज होता है तो उस कंडीशन में और डेल्टा टी को आप लोग थर्मामीटर की मदद से मेजर कर सकते हो। और वहाँ पर आपके पास एक
जो फार्मूला है वो भी गिवन है, उसमें जस्ट आप लोगों ने डेल्टा टी की वैल्यू पुट करनी होती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू हासिल हो जाती है। ये आप लोगों ने मैथमेटिकली परफॉर्म भी करना है। और एंडोथर्मिक के जो एग्जांपल है उसमें आप लोगों ने परफॉर्म करना है कि अगर आप लोग एसीटोन में कूल वाटर ऐड करते हो या आइस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है मज़ीद लो हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो मज़ीद डिक्रीज होता है, और उसके ज़रिए भी आप लोग डेल्टा टी की वैल्यू हासिल कर सकते हो और उसको फर्दर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा या टी को यूज़ करके। यहाँ पर इससे दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप लोग डेल्टा ई हासिल करते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हासिल करते हो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट वो इस जैसा है जिस तरह आप लोगों के पास नज़र आ रहा है। इसको हम बम क्लोरीमीटर भी कहते हैं। ये वाला अंदर वाला जो सर्किट है इसको हम बम क्लोरीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये जिस तरह बम होता है जिसको चलाते हैं आज, जिस तरह आप लोगों ने मोस्टली मूवीज़ में देखा है, ये बिल्कुल उस जैसा ही नज़र आता है। इसमें आपके पास जो है वो एक स्टीरर होता है, दूसरा आप लोगों के पास थर्मामीटर होता है, और इसमें आप लोगों के पास वायर होती है जिसके ज़रिए आप लोग कंपाउंड को बर्न करते हो। पहले वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जस्ट आप लोगों के पास स्लाइटली टेम्परेचर डिफरेंस हासिल होता है, लेकिन इसमें आप लोग कंपाउंड को बर्न करते हो। बर्न करने के साथ जिस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये बर्निंग का प्रोसेस इस अंदर वाले क्यूबिक जो शेप में आपको पास नज़र आ रहा है, ये अंदर वाला जो सिस्टम है इसके अंदर ये बर्निंग का प्रोसेस होता है, और जिस वक्त ये इसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर भी राइज होता है, और जिस वक्त टेम्परेचर राइज होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जिस वक्त इससे अवे जाते हैं तो उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। अब हम इसका टेम्परेचर एक जैसा करने के लिए स्टीरर को यूज़ करते हैं। स्टीरर की वजह से इस कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर जो है वो एक जैसा होता है, और जिस वक्त टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर राइज होगा, उसको हम थर्मामीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं, और जो डेल्टा टी यानी कि डिफरेंस इन टेम्परेचर हासिल होगा उसको यूज़ करके हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस तरह हम इनको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू किस तरह हासिल होती है। सबसे पहले है कि आप लोग वो एनर्जी जो आप लोग सप्लाई करते हो जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज होता है, इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। जब भी आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हीट कैपेसिटी किसी भी कंपाउंड की कितनी है। अब जिस तरह हर कंपाउंड का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, हर कंपाउंड का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होता। अब जिस तरह आप लोग हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हो या मीथेन गैस को बर्न करते हो, तो दोनों में एनर्जी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी, सेम प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब है कि दोनों की वजह से एनर्जी जो टेम्परेचर चेंज है वो भी डिफरेंट होगा, सेम टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है किसी भी कंपाउंड के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, और उसको हम कैपिटल C से शो करते हैं, और ये इक्वल होती है हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर के। और अगर हम उसको रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है हीट इनटू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अगर हम कंपाउंड की अमाउंट 1 मोल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज होता है तो उसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। सिंपल अगर हम कहते हैं हीट कैपेसिटी तो उस कंडीशन में
कोई भी अमाउंट की स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर हम उसकी अमाउंट को मोल में यूज़ करते हैं, 1 मोल यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। और अगर हम कंपाउंड को, मटेरियल को ग्राम में लेते हैं, 1 ग्राम यूज़ करते हैं और उसकी वजह से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। पहले वाले में हम मोल्स में अमाउंट को यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास हीट कैपेसिटी जो हासिल होती है उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। और सेकंड वाले में हम अमाउंट को ग्राम में यूज़ करते हैं। जिस वक्त हम अमाउंट को ग्राम में यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास स्पेसिफिक हीट हासिल होगी। और दोनों के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला जो है, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए आप लोग जो फार्मूला यूज़ करते हो उसके मुताबिक हीट जो है वो इक्वल है मोलर हीट कैपेसिटी इनटू मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी। और जिस वक्त आप लोग स्पेसिफिक हीट यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्वेशन जो बनती है वो हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी। जस्ट डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों को मोलर हीट कैपेसिटी में आप लोग मोल्स को यूज़ कर रहे हो और स्पेसिफिक हीट में आप लोग मास को ग्राम में यूज़ कर रहे हो। और उस कंडीशन में मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो भी और स्पेसिफिक हीट जो है उन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। और कितनी डिफरेंट होगी वो ये आप लोगों के पास टेबल में गिवन है कि जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट गिवन होगी। लेकिन जिस तरह ये आप लोगों के पास इक्वेशन है, अगर आप लोगों के पास डेल्टा टी वैल्यू गिवन हो और इसके साथ मोलर हीट कैपेसिटी गिवन हो और मैस गिवन हो, तो मैस के ज़रिए तो आप लोग आसानी से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। और उस नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप लोग मोलर हीट कैपेसिटी से और चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास क्यू यानी कि हीट जो है वो हासिल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट गिवन हो, मैस गिवन हो, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन हो, तो उस कंडीशन में भी आप लोग क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। या ये हो कि आप लोगों के पास मोल्स गिवन हो, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन हो और हीट गिवन हो, तो आप लोग मोलर हीट कैपेसिटी हासिल कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट आप लोगों ने इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। पुट करोगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट में मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो हासिल हो जाएगी। ठीक है। और ये टेबल दिया हुआ है कि जिसमें आप लोगों के पास, अगर आप लोग ये याद रखना है, अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक हीट गिवन है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो भी मॉलिक्यूल गिवन है, जो भी स्पीशी गिवन है, तो आप लोगों ने उसमें ग्राम में वैल्यू को कन्वर्ट करके फार्मूले में अप्लाई करना है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है तो इस कंडीशन में आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करना है। जो भी कंपाउंड है उसके लिए आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करना है। अगर आप लोगों के पास उस न्यूमेरिकल में ग्राम में वैल्यू गिवन है तो उसको पहले आप लोगों ने मोल्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आप लोगों ने मोलर हीट कैपेसिटी वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना है। इस चीज़ की समझ आ गई है? इसके साथ एक ये एग्जांपल है जिसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, जिसमें वैल्यू गिवन है 350 ग्राम और इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। ठीक है। और इसके साथ उसने आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट और जो मोलर हीट जो है वो भी गिवन होगी। अगर आप लोगों से जो भी वैल्यू पूछी जाती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप लोगों के पास क्विज या न्यूमेरिकल आता है और उसमें स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट जो है
वो नहीं पूछी हुई, इसके अलावा कोई और चीज़ पूछी हुई है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो है वो मैस गिवन है, इसके साथ जो है वो कहता है कि आप लोगों ने, अस्सलाम वालेकुम सर, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है और मैस गिवन है, स्पेसिफिक हीट जो है उसकी वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आप लोगों ने क्यू की वैल्यू हासिल कर लेनी है। अब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो 4.18 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसका मैस जो है वो गिवन है 350 ग्राम, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों ने 350 ग्राम की वैल्यू पुट कर देनी है। डेल्टा वी टी जो है वो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। और इसको जिस वक्त आप लोग इसमें पुट करोगे तो आप लोगों के पास वैल्यू जो हासिल होती है वो 32,000 जाउल हासिल होती है। लेकिन इसमें जो पूछा हुआ है वो कहता है कि आप लोगों ने अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है और उसका यूनिट जो है वो किलो जाउल होना चाहिए। तो इसको किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और जिस वक्त हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 32 किलो जाउल एनर्जी जो है वो हासिल होगी। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। यस सर। इससे रिलेटेड एक, जी अलीजा, अलीजा सर ये एग्जैक्ट 32,000 तो नहीं आ रहा। ये राउंड ऑफ करके लिखा होगा। कितनी वैल्यू आती है वैसे? 32,186। 186? जी सर। 186। अब ठीक है? जी सर। 186 और ये वैल्यू जिस वक्त बनेगी वो 0.186 हो जाएगी। ठीक है? जी सर। इसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं। बुक सभी के पास है ना, या अभी तक परचेज ही नहीं की है? जी बुक परचेज की है या नहीं की है? यस सर। इससे रिलेटेड आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और वो आप लोगों की असाइनमेंट है। एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मज़ीद जो है। ये आपके पास एग्जांपल है जिसमें एल्यूमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इसके साथ वो कहता है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की ये अमाउंट है। अब अमाउंट गिवन है, वो कहता है कि हीट जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, अब इसमें स्पेसिफिक हीट तो नहीं गिवन है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने पूछ लेना है कि इसके स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट की वैल्यू क्या है। और इसके साथ आप लोगों ने ये भी देखा था कि अमाउंट जो है वो हीट पर डिपेंड करता है। अब इसमें तो जस्ट ये बताना है कि आप लोगों के पास जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीट की वैल्यू पर क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, ये वो वाला एग्जांपल है जिसमें मैंने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की एग्जांपल दी थी। इस कंडीशन में आप लोगों के पास 1 मोल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास इस एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होगी। और अगर हमारे पास मैस गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम इस हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास वो वैल्यू हासिल होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू है 5.00 ग्राम को अगर इसके मोलर मैस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं। इसका मतलब है कि इस
इतने ग्राम अगर आप लोग यूज करते हो तो उस कंडीशन में इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 0.185 मोल्स बनेंगे एल्यूमिनियम के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल एल्यूमिनियम के यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 852 किलो जाउल एनर्जी हासिल हो रही है। अगर हम इसका 1 मोल करते हैं तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तभी ये 1 मोल में कन्वर्ट होगा। और जिस वक्त ये 1 में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 426 हासिल होती है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 0.185, तो उस कंडीशन में हमारे पास यही एनर्जी जो है इस नंबर ऑफ मोल्स को 426 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट हमारे पास हासिल होगी उतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होगी जिस वक्त हम इस रिएक्शन के दौरान 5 ग्राम एल्यूमिनियम को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज कर रहे हैं, और जिस वक्त हम नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में हीट कम रिलीज होगी। और अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को ज़्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को मीथेन गैस की एग्जांपल दी थी। जी साद सर बेशक हम मोल्स कम या ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन रहेगा तो ये एंडोथर्मिक ही ना, रहेगा एंडोथर्मिक ही। तो सर इसकी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी नीचे भी? वो जस्ट हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया हुआ है, ये साइन जस्ट ये बता रहा है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो सर एनर्जी तो नीचे वाले में बेसिकली भी यही आएगा ना होता है साइंस? जी, उसमें भी ये साइन आएगा नेगेटिव ही। ओके सर। बट वो जस्ट ये तो एक्सोथर्मिक है ना, एंडो तो नहीं है। ओह सॉरी, एक्सोथर्मिक है। सॉरी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। वो जस्ट उसमें सिर्फ ये पूछा हुआ है कि उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, जो एनर्जी है वो क्या है, सिर्फ इसीलिए हमने इसका लिखा है। अगर हम इसमें कहते हैं कि इसके साथ साइन क्या आता है वो भी मेंशन करें तो उस कंडीशन में फिर हमने इसके साथ साइन को मेंशन करना था। अदरवाइज अगर आप लोग साइन को मेंशन नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, फिर भी वो ठीक आंसर होता है आपका, ठीक है। सर मोल ज्यादा कब होंगे? मोल्स इसकी अमाउंट ज्यादा कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स मैस पर डिपेंड करते हैं, कि मैस ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि मोल्स भी ज्यादा हो जाएंगे, और अगर मैस कम करेंगे तो उस कंडीशन में मोल्स जो हैं वो कम होंगे, ठीक है। सर अगर हम तो ज्यादा जैसे अमाउंट सॉरी सर जैसे हमने यहाँ पे 0.185 को ऑफ एल्यूमिनियम के मोल्स को 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से डिवाइड किया है ना, क्योंकि वो 2 चेक कर रहे थे, तो हम अगर इसको हमने ऐसे मोल्स को डिवाइड नहीं किया है, हमने मोल्स को डिवाइड नहीं किया है, हमने जस्ट ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है 2 मॉलिक्यूल की वजह से उसको डिवाइड किया है कि 1 मॉलिक्यूल की वजह से कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो सर इसको मल्टीप्लाई कब करेंगे? अगर हमने अगर ज्यादा करनी हो तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है ना कि हमें ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसमें अगर हम 1 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो है 1 एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका हाफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं तो उनकी वजह से डबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो उस कंडीशन में इस एनर्जी का हाफ हो जाएगी, यानी कि इसको भी 2 से डिवाइड करना है तो इसको भी 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू ज़्यादा हो रही है और अगर डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। जितनी वैल्यू आप लोगों के पास 1 मॉलिक्यूल के वजह से हीट की हासिल होगी उसको जस्ट आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। जिस वक्त आप लोग नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट में
उतने नंबर ऑफ मोल्स की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होगी या अब्जॉर्ब होगी वो हीट आपके पास हासिल हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई है? अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स 5 यूज़ कर रहे हैं। 5 ग्राम को इसके मोलर में से डिवाइड किया है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हासिल हुए हैं 0.185 हासिल हुए हैं। अगर हम यूज़ करते हैं 10 ग्राम तो उस कंडीशन में 10 डिवाइडेड बाय 2 6.98 से इसको डिवाइड करना था, तो उस कंडीशन में इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाना थे, यानी कि इसके अमाउंट जो है वो 0.37 डबल हो जानी थी। तो उस डबल अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये वैल्यू ज़्यादा हासिल होगी। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को और कम कर देते हैं तो उस कंडीशन में यही वैल्यू हमारे पास और कम हासिल होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट जो रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर। अगर हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को ज़्यादा करते हैं तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी या रिलीज होगी, और अगर आप लोग उसके नंबर ऑफ मोल्स को कम करते हो तो उस कंडीशन में उसके साथ ही हीट भी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ये वो एग्जांपल है जिस तरह की अभी हमने पहले सॉल्व की थी, जिसमें आप लोग स्पेसिफिक हीट जो है वो कैलकुलेट करते हो। इसमें आपके पास जो है वो हीट की वैल्यू गिवन है, आप लोगों के पास मैस गिवन है, और जो टेम्परेचर चेंज है वो उसकी वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने जस्ट इसमें फार्मूला अप्लाई करना है और आप लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। इसके मुताबिक जो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक हीट जो है वो इक्वल थी स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अगर उस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास यही इक्वेशन बनती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाय मैस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और उसी इक्वेशन में हम जस्ट वैल्यू हीट की जगह पर ये हमारे पास 192 किलो जूल हीट है, और मैस की जगह पर ये वाली वैल्यू है 45 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस है। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सिलिकॉन जो है वो हासिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और वो असाइनमेंट है, सॉरी सर मतलब यूनिवर्सिटी बंद हो गया, जिन्होंने भी बुक्स नहीं ली। अब ये मैं क्या कह सकता हूँ यार, जिनके पास है या सॉफ्ट फॉर्म में है तो वो भी आप लोगों को शेयर कर सकते हो एक दूसरे को। आप लोगों को CR GR कौन है? भाई उस्मान। यस सर। और GR जो है सर अमायम। अमाइम है। यस सर। मैं आप दोनों को बुक को PDF फॉर्म में मेल कर रहा हूँ। ओके सर। आप लोगों ने ये बुक जो है बाकी सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देनी है। जी सर ठीक है। उस्मान आपका आईडी क्या है? सर F20206703 F202067 सर ये आ गया नीचे, सेकंड नंबर पे आ गया है मोहम्मद उस्मान। अमाइम यही है आपके क्लास के GR जो है? सर। अमाइम जी अबूजर। यस सर। और सर ये F202067 ये हाँ जी मोहम्मद यस सर। उस्मान तैयब। जी सर। ये कंप्लीट बुक को मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और ये सभी स्टूडेंट के साथ आप लोगों ने शेयर कर देनी है। ठीक है।
ये 173 MB की है। सर एक्सक्यूज मी। जी जी जैनब। सर आप हमें वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जो हमने असाइनमेंट में करने हैं? वो मैं अभी नोट करवा दूं या LMS पे अपलोड कर दूं? सर नोट भी करवा दे, LMS पे भी अपलोड कर दे। सर LMS पे कर दें वो ज़्यादा बेहतर है सर, एक गाइड मिल जाएगी यहाँ पे। सर सर सबमिशन का नोट टाइम भी करवा दें, LMS पे भी करते हैं। आप लोगों ने इसी वीक में सबमिट करवाना है, फ्राइडे तक। सर LMS पे अपलोड करेंगे या आपको ईमेल करेंगे? आप लोगों ने LMS पर ही अपलोड करना है। सर PDF फॉर्म में करके उसको। जी PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके। ये क्वेश्चन नंबर नोट कर लें। नाइन पॉइंट 7.4, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78। इसके साथ जो है वो 9.63, सर 9.63, 9.66, 9.67 और 9.68। ये आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 1 है और आप लोगों ने फ्राइडे तक इसको सबमिट करवाना है। सर स्टार्ट से क्वेश्चन एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं। जी मैं क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर देता हूं। और ये अमाइम और जो उस्मान है इसको मैंने बुक मेल कर दी है और CRGR आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये बुक सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करो, ठीक है? यस सर, मैं अभी कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन एक्सक्यूज जो मी है सर। वो नोट कर लेंगे जो आप लोगों के असाइनमेंट में है। 9.63, 9.66, 9.67, 9.68, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77 और 9.78। ये आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है जो आप लोगों ने फ्राइडे तक जमा करवानी है। जी हमजा। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा सेक्शन N2 है और N2 वालों की अटेंडेंस आज नहीं आई। हमजा सिर्फ आप अकेले ही हो? मेरी लगा दी है फिर अटेंडेंस आपने, सही है? क्योंकि अभी अटेंडेंस हो गई है, देख लें, दोबारा लगा देते हैं। सर मेरी भी आंसर। ये अटेंडेंस दोबारा लगा देते हैं। सुन ले, जो एब्सेंट है अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। निमरा सदीक। प्रेजेंट सर। निमरा सिद्दीक के बाद है अंसा याकूब। प्रेजेंट सर। अमाइम, अमाइम अबूजर। आपकी क्लास के GR कहाँ हैं? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान अपना कंप्लीट नाम लिखा करो यार। अब मानी से इंडिकेशन नहीं होती कि आपका नाम एग्जैक्ट यही है या कोई और है।
हमजा अयूब। हमजा अयूब प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अलीजा। सर ये 9.63 है, ये एक दफा बता दें हमें। 9.63 सर क्वेश्चन एक दफा रीड कर दें, क्या करना? Indicate the direction of heat transfer between the system and the surrounding. Classify following process as endothermic or exothermic. जस्ट आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच की वैल्यू उसमें गिवन है। अब प्लस के साइन से माइनस के साइन के बेस पर आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जी सर वही मैं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ एंड गिव द साइन ऑफ डेल्टा इज नॉट, तो वो मैं कह रही हूँ वो तो ऑलरेडी गिवन है। नहीं, आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना है, बस यही बताना है इसमें का एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जी सर। जी जी हमजा, बुक मैंने मेल कर दी है। ये CR GR जो है आप लोगों से बुक शेयर कर देंगे और ये न्यूमेरिकल जो हैं आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 1 है और ये आप लोगों ने फ्राइडे तक जमा करवानी है LMS पर, और वीडियो जो है वो मैंने LMS पे अपलोड कर दी है। जी हमजा। सर CR से पूछ रही थी क्योंकि मैं BS फिजिक्स वालों का हूँ, तो अगर इनका कोई ग्रुप बना हुआ है तो मुझे वो भी काइंडली बता दें केमिस्ट्री वालों। जी उस्मान, ये हमजा के साथ कोऑर्डिनेशन कर लो और इसको भी ग्रुप में शेयर कर लो। सर बेसिकली वो ग्रुप जो है ना BS केमिस्ट्री का है, हमने PC1 का ग्रुप कोई बनाया नहीं हुआ। फिर इस्मान इस तरह कर लो, इसका जो है बुक शेयर कर दो हमजा को। जी सर, चले मैं कर देता हूँ, नंबर नोट। बुक किसको शेयर कर दे? मैंने नंबर सेंड कर दिया है, इस पर आप पता कर लें मुझसे चैट बॉक्स। ठीक है उस्मान। जी सर, जी सर। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, टाइम ऊपर हो गया है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।